नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि लिखी गई है डेल कार्नेगी द्वारा। हम आज इसका थर्ड सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं डिस्कशन के लिए। थर्ड सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है यू कांट विन एन आर्गूमेंट। आप जो हैं एक बहसबाजी जो है, किसी के साथ बहस करना जो है वो आप नहीं जीत सकते हैं। ऑथर इसके रिगार्डिंग हमें बताते हैं, समझाते हैं कि किस तरीके से हम अगर किसी के साथ आर्गूमेंट में पड़ते हैं या किसी के साथ बहस करते हैं तो वो जो बहस करना जो हमारा है वो कभी भी हमें जो हम चाहते हैं, जो हमारी आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं वो कभी भी हमें नहीं मिलती है। और इसका उल्टा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी, एक कह लें जो आउटकम है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट जो है नेगेटिव पड़ता है, और सामने वाली की जो इमेज है उस पर दिमाग में जो हमारी वो भी नेगेटिव होती है। तो हमें जो यहाँ से मैसेज देते हैं ओवरऑल इस चैप्टर में ऑथर, वो ये है कि हमें जो है एट एनी कॉस्ट जो है आर्गूमेंट्स में नहीं पड़ना है, और जो बहसबाजी है जो इसको एट एनी कॉस्ट जो है अवॉइड करना है। और उसको कैसे करना है और क्या क्या एग्जांपल्स ऑथर ने यहाँ पे शेयर किए हैं, तो चलिए इसको हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं चैप्टर को इन डिटेल। ऑथर कहते हैं कि ऑथर अपने बारे में बताते हैं, कहते हैं मैं वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अपने दोस्त के साथ, जिनका नाम था मिस्टर गैमंड, जो कि शेक्सपियर के रिगार्डिंग उनको काफ़ी नॉलेज थी, उनके साथ वो एक पार्टी में अटेंड करने जाते हैं। उस पार्टी में क्या है, एक स्टोरी टेलर होते हैं जेंटलमैन, वो कुछ कोट करते हैं, किसी कोट के रिगार्डिंग डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं, और उस कोट को वो बोलते हैं कि ये बाइबल से ली गई है। जबकि वो मिस्टर गैमंड और ऑथर को पता होता है, दे वर डेड श्योर कि ये जो कोट है ये बेसिकली बाइबल से नहीं है, ये शेक्सपियर से ली गई है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो जो है स्टोरी टेलर बताना शुरू करता है कि ये बाइबल से है, उसकी बारे में डिस्कशन स्टार्ट करता है। बट इसमें यहाँ पे क्या होता है इशू कि जो ऑथर है ये अपने आप को फीलिंग, अपने आप को एक इम्पोर्टेंस दिलवाने के लिए, अपने आप को एक अपनी समझदारी या सूझबूझ को दिखावा करने के लिए, या उसको सही बताने के लिए कि सच्चाई क्या है, उसके क्या है उसके साथ आर्गूमेंट में पड़ जाता है। उसको बोलता है कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं कि ये बेसिकली बाइबल से नहीं है, ये शेक्सपियर का है। जब ये बोलता है ऑथर उसको, स्टोरी टेलर को, ये बाइबल से नहीं शेक्सपियर की है ये कोड, आप गलत बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक वर्बल डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। और वो जो स्टोरी टेलर जो है अब इस बात पे बिल्कुल अड़ जाता है कि ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि ये बाइबल से ही है, आप शेक्सपियर से ये हो ही नहीं सकती है। तो अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कि वो इस चीज़ को कंसिडर करे कि शायद ये बाइबल से की बजाय शेक्सपियर की हो, अब वो बिल्कुल इस बात पे अड़ जाता है कि नहीं, ये बाइबल से ही है। और यहाँ पे जो ऑथर हैं ये इस बात पे अड़ जाते हैं कि ये शेक्सपियर से है, बाइबल से नहीं है। तो यहाँ पे फिर फाइनली क्या करते हैं वो स्टोरी टेलर और जो ऑथर हैं, ये फाइनली डिसाइड करते हैं कि हम ये जो उनके जो फ्रेंड हैं मिस्टर गैमंड, उस पे छोड़ देते हैं कि चलिए हम दोनों छोड़ देते हैं इस बात को, लेट द मिस्टर गैमंड डिसाइड, जिन्होंने शेक्सपियर को काफ़ी स्टडी किया था, कि वो बताएंगे कि ये कोड कहाँ से ली गई है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि मिस्टर गैमंड जो हैं मिस्टर डेल कार्नेगी यानी कि ऑथर को क्या करते हैं, अंडर द टेबल किक मारते हैं, उसको थोड़ा इशारा करते हैं, और वहाँ पे फाइनली डिक्लेयर करते हैं कि ये जो कोट है ये बाइबल से है, इंस्टेड ऑफ हैविंग द दिस बाय शेक्सपियर, ये बाइबल से है। चलो उसके बाद ये जो है पार्टी ख़त्म हो जाती है, और वहाँ से जब ये अपने फ्रेंड के साथ वापस आ रहे होते हैं तब उसको पूछते हैं, अपने फ्रेंड को, मिस्टर गैमंड को, कि मिस्टर गैमंड आपको तो पता है कि ये शेक्सपियर की थी, आपने फिर भी ये बाइबल का क्यों कहा कि ये बाइबल से है। तो यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त लर्निंग वो देते हैं ऑथर के लिए, एक बड़ी सबक होता है ज़िंदगी में उसके लिए लर्निंग का, कि वो बोलते हैं कि डेल, यहाँ पे आप एक बात समझो कि हम वहाँ पे, पहली बात तो कि हम वहाँ पे गेस्ट थे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप उसके साथ बहसबाजी करके उसको, क्या उसकी माइंडसेट को चेंज कर पाए, क्या आप उसके बहसबाजी करके आपकी इमेज उसके दिमाग में अच्छी हो पाई, क्या आपने उसके जो आर्गूमेंट को जीत पाए, नहीं।
आप अब इसको नहीं जीत पाए, रादर वो आपके ऊपर और कह ले गुस्सा हुआ, या आपकी जो इमेज थी उसके दिमाग में और ख़राब हो गई, और आपको ये सारा क्रिटिसिज्म करके जो अभी आप जो भी आपने ये जो आर्गूमेंटेशन उसके साथ की, उसके साथ बहसबाजी की, आप क्या उसको जीत पाए? क्या आप उसको जस्टिफाई कर पाए कि ये बाइबल से नहीं या शेक्सपियर से है? कहते नहीं कर पाए। तो कहते फिर ये सारी बहसबाजी का क्या फ़ायदा है? तो हमें कभी भी कहते इस बहसबाजी में नहीं पड़ना चाहिए, और रिज़ल्ट ये निकालते हैं या कंक्लूजन ये निकालते हैं वो इसके जो इसके फ्रेंड हैं मिस्टर गैमंड, कि ये एक लर्निंग है या ये एक आउटकम है इस तरह की बहसबाजी से, कि हमें कभी भी बहसबाजी में नहीं पड़ना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए एट एनी कॉस्ट, और लेट द अदर पर्सन थिंक वट एवर ही थिंक्स इज़, एंड उसको कभी भी गलत नहीं कहना चाहिए। हाँ, उसके बाद अगर वो सुनना चाहता है, समझना चाहता है, जानना चाहता है कि आप बताइए आपका क्या व्यू है, तो आप ठीक है अपना व्यू रख सकते हैं, बट उसको कभी भी करेक्ट करने की या उसको जस्टिफाई करने की, उसको अमेंड करने की, उसको कहते आर्गू करके उसको सही करने की कोशिश मत करिए। तो यहाँ से ऑथर कहते हैं मुझे एक बहुत बड़ी लर्निंग मिली उस वक्त, कि मेरे को उसको जो स्टोरी टेलर थे उसको मैं उसके साथ आर्गू किया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, मेरी इमेज ख़राब हुई। उसने मेरे को कहते हैं रिसेंटफुली उसने मेरे प्रति अपनी भावनाएं रखी, और जो मैं उसको कन्वे करना चाहता था कि ये शेक्सपियर से है, वो उसने नहीं माना आखिर तक। तो ये कहते हैं कि ये तरीका जो है बहस करके किसी चीज़ को, अपनी बात को मनवाना, तो ये कहते हैं बहुत ही नेगेटिव जाता है, आपकी फेवर में बिल्कुल नहीं जाता है। रादर अगर आप चाहते भी हैं तब भी वो आपकी बात कोई मानने को तैयार नहीं होगा। और यहाँ पे कहते हैं कि इसी तरीके से ऑथर की बात करते हैं, ऑथर अपनी बात बताते हैं कि जब वो छोटे थे, बचपन से लेके जवानी तक, वो अपने ब्रदर के साथ कहते बहुत ज़्यादा बहस करते थे। कोई भी दुनिया में ऐसा टॉपिक नहीं होता था जिस पे वो अपने ब्रदर के साथ बहसबाजी नहीं करते थे। और यहाँ तक कि वो जब कॉलेज में चले गए तो भी वहाँ पे भी वो डिबेट्स में पूरा पार्टिसिपेट करते थे, वहाँ पे भी बहसबाजी बहुत ज़्यादा करते थे। अनटिल और अनलेस उन्होंने कहते ये जो यहाँ पे इस पे एक बुक लिखनी स्टार्ट की कि किस तरह से ये जो बहसबाजी है या जो आर्गूमेंटेशन है किस तरह से लाइफ को अफेक्ट्स करता है, तब जाके ऑथर को ये अंडरस्टैंड हुआ कि सबसे बड़ा जो कहते अंडर हेवन, कहते दुनिया में सबसे अगर कोई हम बड़ा क्राइम करते हैं या सबसे बड़ा जो चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए वो है आर्गूमेंट। किसी के साथ भी हमें आर्गूमेंट में नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी के साथ भी हमें बहसबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। और ये जो है आर्गूमेंट करना, किसी के साथ बहसबाजी करना हमें एट एनी कॉस्ट जो है अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम सामने वाले की मेंटलिटी को चेंज नहीं करते हैं, रादर उसको हम डिफेंसिव कर देते हैं, रादर वो अपनी जो बात को गलत ना मान के बिल्कुल उस पर अड़ जाता है, रादर उसको करेक्ट करने के वो उस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। तो इस तरीके से हम उसको ठीक तो नहीं कर पाते, रादर हम अपनी इमेज ज़रूर ख़राब कर लेते हैं। तो हमें इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि हमें किसी को आर्गू करके, किसी के साथ बहसबाजी करके उसको हमने मनाने की कोशिश नहीं करनी है। और यहाँ पे कहते हैं कि अगर देखा जाए स्टैटिस्टिकली कि 10 में से 9 केस ऐसे होते हैं जहाँ पे बेसिकली क्या देखा गया है कि हम किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि वो इंस्टेड ऑफ कि वो कन्विंस हो, रादर वो डिफेंसिव हो के अपनी बात पे अड़ जाता है, वो कहता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 99% कहते हैं जो है उल्टा ही निकलता है जो हम चाहते हैं। तो इसलिए हमें जो है इस चीज़ से हमें कहते आर्गुमेंट जो करना या बहस करना एक इस तरह से है कि इसमें अगर आप जीतते हैं तब भी आप हारते हैं, अगर आप हारते हैं तो हारते ही हैं, अगर जीत भी गए तब भी आपकी हार ही है। वो इसलिए क्योंकि सामने वाले की माइंडसेट वो चेंज नहीं होगी, उसके दिमाग में आपकी पिक्चर जो है ख़राब होगी, और उसका क्या फ़ायदा कि आप जो है अपनी बात मना नहीं पाते और सामने के दिमाग में आपकी इमेज जो ख़राब हो जाती है। तो ऐसी जीत का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये भी खोखली जीत है। तो इस तरह से ये बोथ वे जो है आपका ही लॉस है। तो इसलिए जो आर्गुमेंटेशन है या एक बहसबाजी है, इसका जो नतीजा है वो आपकी फेवर में कभी भी नहीं जाता है।
और यहाँ पे एक कहते हैं कि सामने वाले को एक ये आप एक तरह से एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी उसको देते हैं, उसको एक तरह से इन्फीरियर शो करने की भी कोशिश करते हैं, और इससे क्या वो डिफेंसिव हो जाता है, और डिफेंसिव होने से क्या है आपकी इमेज और ख़राब होती है। तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। और यहाँ पे ऑथर एग्जांपल देते हैं, कहते हैं इनकी क्लासेस को एक जेंटलमैन थे मिस्टर पैट्रिक, वो अटेंड करते थे, उनकी एक एग्जांपल दे के समझाते हैं कि किस तरीके से वो बेसिकली क्या थे, वो ट्रक सेलर थे, वो ट्रकों को सेल करते थे, एक बिजनेसमैन थे। लेकिन उनकी दिक्कत ये थी कि वो जब भी किसी को ट्रक सेल करने की या बिजनेस डील के रिगार्डिंग बातचीत करते थे तो उसके साथ बहस में पड़ जाते थे, और बहस का रिजल्ट क्या होता था कि वो जो डील होनी होती थी वो भी रह जाती थी। तो एट द एंड के उनका जो बिज़नेस है काफ़ी सफ़र कर रहा था कि उनकी जो है जो ट्रक जो थे वो सेल नहीं हो पा रहे थे। तो जब वो ऑथर के साथ ये सारा डिस्कस करते हैं तो ऑथर ने देखा कि ये सारी दिक्कत जो है इनकी बहस करने की आदत की वजह से हो रही है, ये बहस करने की आदत जो है इनको छोड़नी पड़ेगी। तो उन्होंने उनको बोला कि आप अपनी ये जो वर्बल डिस्प्यूट करते हैं, लोगों के साथ बहसबाजी करते हैं, इस चीज़ को पहले ठीक करिए। तो ये जब वो ठीक कर लेते हैं मिस्टर पैट्रिक, तो उसके बाद क्या करते हैं कि वो बहुत ही मशहूर एक सेल्समैन बन जाते हैं एक कंपनी में, जिसका नाम बताया इन्होंने वाइट मोटर्स कंपनी। तो ये ट्रक कंपनी होती है, उसमें ये एक इतने सक्सेसफुल सेल्समैन बन जाते हैं, सुपरस्टार सेल्समैन बन जाते हैं। तो उसके बाद इनका स्टाइल क्या बिल्कुल टोटली यू टर्न ले लेता है डील करने का लोगों के साथ। अब क्या होता है, अब ये जब भी किसी बायर के पास जाते हैं उसके साथ डिस्कस करते हैं अपने ट्रक को सेल करने के रिगार्डिंग, जैसे कि अभी ये वाइट मोटर्स को रिप्रेजेंट करते होते हैं। तो अब जब सामने वाला जो है कहते क्लाइंट या बायर जब किसी और इनके कंपटीटर ट्रक का रिगार्डिंग बात करता है कि वो ट्रक XYZ जो है बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू वाइट ट्रक जो है इनकी कंपनी का, तो कहते ये कभी भी उसको उसके साथ बहस नहीं करते थे। रादर वो जो क्लाइंट जो बायर जो था वो जो कहता था पहले उसको बड़े शांति से ध्यान से उसको सुनते थे। सुनने के बाद वो जो बायर या क्लाइंट कहता था उसको एक्नॉलेज करते थे, उसको कहते थे कि आप बिल्कुल सही हैं कि आप जिनकी बात कर रहे हैं XYZ जो कंपनी है उनके जो हैं ट्रक्स बहुत बढ़िया हैं। इससे क्या होता था कि जो बायर हो या क्लाइंट होता था उसको महसूस होता था, उसको सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस मिलती थी, उसकी ईगो सेटिस्फाई हो जाती थी। और उसके बाद वो क्या करते थे धीरे धीरे फिर वो अपने जो कंपनी के वाइट मोटर्स कंपनी है जो इनकी कंपनी थी उसके जो ट्रक्स हैं उनकी बात छेड़ते थे धीरे धीरे करके। तो फिर उनके जो है अच्छे फीचर्स जो है उनकी बातचीत करना स्टार्ट करते थे, और धीरे धीरे बात को घुमा के इस तरीके से वो अपनी बात रखते थे। बाद में पहले वो बायर को या क्लाइंट को बोलने का मौका देते थे, उसको बिल्कुल भी बीच में टोकते रुकते नहीं थे, उसके साथ बहस में नहीं पड़ते थे। तो इस तरीके से क्या होता था कि उनकी जो बिल्कुल स्ट्रेटजी चेंज होने की वजह से, उनका जो वे ऑफ टॉकिंग की वजह से, उनकी डीलिंग की वजह से, उनका जो बिजनेस था, उनका जो एज ए डीलिंग थी लोगों के साथ, उसका रिज़ल्ट टोटली डिफरेंट हो गया। अब ये हो रहा था कि उनकी जो सेल्स थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वो एक सुपरस्टार सेल्स पर्सन बन गए। तो इस तरीके से यहाँ पे बताते हैं कि जो डीलिंग है लोगों के साथ या उनकी जो एक डीलिंग थी या किसी भी XYZ की डीलिंग जब ऐसी हो जाती है कि वो किसी भी बहस में नहीं पड़ते हैं, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं, उनको सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको सेंस ऑफ उनकी जो एक ईगो को सेटिस्फाई करवाते हैं, तो किस तरह से सामने वाला जो है फिर जो है रिएक्ट करता है या रिस्पॉन्ड करता है आपको पॉजिटिवली। और इसके बाद एक जेंटलमैन जैसे कि बेन फ्रैंकलिन है, उन्होंने भी कहावत है, उन्होंने भी कहा है कि अगर आप कभी भी आर्गूमेंट में या कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट में पढ़ते हैं तो कहते आप विक्ट्री तो प्राप्त कर लेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करके बहस करके आपको लगता है हो सकता है आपको विक्ट्री मिल भी जाए, आपको जीत मिल भी जाए कहते हैं, लेकिन वो जीत जो है वो टेम्पररी होगी, खोखली होगी, क्योंकि उसमें क्या होगा आप जीत जाएंगे, आपकी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन सामने वाला जो है वो उसकी जो है वो डिफेंसिव होगा, उसकी ईगो सेटिस्फाई नहीं होगी, उसको वो हर्ट हो जाएगा और वो कभी भी आपको जो है आपकी जीत को स्वीकार नहीं करेगा। तो कहते हैं इस जीत का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें आपकी जो सामने वाले की गुडविल जो आप जीत ना पाएँ या हासिल ना कर पाएँ, या उसकी जो ओपोनेंट को हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ढाल ना पाएँ, तो ऐसी जीत का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें आर्गूमेंट में नहीं पड़ना है। कहते आप ऑथर यहाँ पे कहते चाहे आप जितना भी सही हों, आप चाहे कहते बिल्कुल 101% सही हों अपनी बात में, लेकिन कहते आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगर
आप आर्गुमेंट में पढ़ते हैं और सामने वाले के जो माइंड में आप अपने आप को उसमें कहते उसको गलत साबित कर रहे हैं कि सामने वाला गलत है और आप सही हैं, कहते आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। उसको कहते अगर ये महसूस करवा रहे हैं तो आपकी ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आपने आर्गुमेंट में पढ़ के उसको गलत साबित करके आप अपने लिए कहते मुसीबत खड़ी करते हैं। और यहाँ पे ऑथर आगे एग्जांपल देते हैं एक जेंटलमैन की, मिस्टर फेडरिक पार्सन की। फेडरिक पार्सन क्या थे, बेसिकली एक इनकम टैक्स कंसल्टेंट होते हैं। वो एक बेसिकली इनकी जो है एक गवर्नमेंट टैक्स इंस्पेक्टर के साथ बहसबाजी हो रही होती है एक बैड एसेट के रिगार्डिंग। बैड एसेट्स क्या, बेसिकली बैड एसेट कुछ $1000 का होता है जो कि उनको रिकवर नहीं होने वाला होता है, और ये चाहते हैं कि वो टैक्सेबल ना हो, उस पर टैक्स ना लगे। लेकिन वो टैक्स इंस्पेक्टर जो होता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वो कहता है कि ये जो है टैक्सेबल होगा, ये बैड एसेट नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली बहस शुरू हो जाती है उनकी। और अल्टीमेटली यहाँ पे जितनी ज़्यादा बहस ये करते हैं जेंटलमैन पैट्रिक, और उतनी ज़्यादा वो स्टबबॉर्न होता जाता है। इंस्पेक्टर जो है गवर्नमेंट टैक्स इंस्पेक्टर, वो उतना स्टबबॉर्न होता जाता है, उतनी बहस ज़्यादा बढ़ती जाती है, और वो उतना ज़्यादा अपनी ईगो दिखाता जाता है और अपनी जो कहते हैं अथॉरिटी उतनी ज़्यादा शो करना शुरू कर देता है। तो फाइनली ये देखते हैं मिस्टर पैट्रिक के बहस का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे नुकसान ही होने वाला है। तो ये क्या करते हैं, बिल्कुल कूल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, और उसको जो है वो जो कह रहा होता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसकी तारीफ़ करनी शुरू कर देते हैं। और कहते हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है लॉ के रिगार्डिंग वो तो थोड़ा बहुत है, लेकिन आपका तो बहुत पर्सनल जो है डे टू डे आपकी लाइफ में आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीखना चाहिए। और उससे उसके फैमिली के रिगार्डिंग बातचीत करना शुरू कर देते हैं, उसके वर्क एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से जब उसके साथ घुल मिलना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में बातचीत करना शुरू कर देते हैं, तो वो जो इंस्पेक्टर है वो भी कूल डाउन हो जाता है, शांत हो जाता है। वो भी फिर जो है मिस्टर पैट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना शुरू करता है। और अल्टीमेटली जाते वक्त उसको जब वो बातचीत ख़त्म होती है तब वहाँ से उठ के ये कह के निकलता है कि जो आपका केस है मैं इसको रिकन्सिडर करूँगा, इसके बारे में सोचूंगा कि क्या करना है फाइनली इसके बारे में। और 3-4 दिन के बाद उनको मैसेज मिलता है कि जो मिस्टर पैट्रिक चाहते होते हैं कि वो उसको बैड एसेट कंसिडर किया जाए, उसको टैक्स ना लगाया जाए, और उनको वही मैसेज मिलता है कि आपको ये जो है ये बैड एसेट कंसिडर करके इसको हम टैक्स इसके पे नहीं लगाएंगे। तो यानी कि कहना ये चाहते हैं कि वो जो मिस्टर पैट्रिक चाहते थे उनके अकॉर्डिंगली वो सारा कुछ हो गया। बट यहाँ पे ये सारा इसलिए पॉसिबल हो पाया कि उन्होंने उस इंस्पेक्टर की जो माइंडसेट थी उसको समझा, उसकी ईगो को सेटिस्फाई कर दिया, उसकी जो एक कहते हैं बहसबाजी उसके साथ कर रहे थे उसको बंद कर दिया, उसको अवॉइड कर लिया। और उससे क्या हुआ कि उसकी ईगो सेटिस्फाई होगी और उसकी जो इमोशनल एक उसके साथ थी, इस तरह से जो बहसबाजी चल रही थी वो उसने अवॉइड करके उसको एक इम्पोर्टेंस दे दी, सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस दे दी, और उससे वो खुश हो गया। और उससे क्या था कि ये सारा मसला जो है मिस्टर पैट्रिक के फेवर में चला गया। और अगर इसी तरीके से यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि बुद्धा ने भी एक हमें ये संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि कभी भी हम ज़िंदगी में हेट्रेड को या कहते हैं जो नफ़रत के साथ नहीं ख़त्म कर सकते। नफ़रत को अगर ख़त्म करना है तो उसको प्यार से ख़त्म किया जा सकता है। और इसी तरीके से जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें आर्गूमेंट्स में नहीं पड़ना चाहिए, रादर हमें टैक्टफुली, ग्रेसफुली और रिकन्सिलिएशन के साथ और सिंपैथेटिकली जो है हम इस चीज़ को कंसिडर करके उसको ख़त्म कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। और कहते हैं एग्ज़ाम्पल और भी देते हैं, कहते अगर कुत्ता रास्ते में जा रहा है, कहते उस कुत्ते के साथ बहसबाजी करके और सही क्या है गलत क्या है उस चक्कर में पड़ के उसके साथ मारपीट करने के बजाय इससे पहले कि वो आपको काटे, उससे फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप उसको रास्ता दे दें। अदरवाइज़ क्या है कि अगर वो काट लेगा तो उसके लिए उसमें नुकसान आपका ही होने वाला है, चाहे उसके बाद आप उसको मार भी दें तब भी वो जो आपको एक बार उसने काट लिया उसका तो आपको भुगतान करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको इंजेक्शन लगेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप उसके साथ मत उलझें, उसके साथ बहसबाजी में मत पड़ें, उसको रास्ता दे दें। तो ये एक जस्ट एक एग्जांपल देते हैं एक हमें कि इस तरह से हमें किसी से भी जो कहते हैं बहसबाजी में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे फेवर में नहीं जाता है।
और कहते हैं एक यहाँ पे ऑथर बेसिकली एक आर्टिकल आता है, एक मैगज़ीन में छपता था, बिट्स एंड पीसीज, उसकी एक एग्जांपल देते हैं। वहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो आपस में हमारा हम किसी को मिलते हैं तो अगर हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अगर हमारा कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है किसी के साथ, या हम किसी बात पे किसी के साथ नहीं हमारे विचार मिलते हैं, तो उस चीज़ को कि बहसबाजी में पहले वो बहसबाजी में कन्वर्ट हो, इससे पहले इसको बचाने के लिए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने चाहिए हमें। वो क्या क्या स्टेप्स हैं? कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो डिसएग्रीमेंट है, जो आपस में जो वो कहते हैं आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जो डिफरेंस ऑफ माइंडसेट है, उसको पहले हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। उसको एक्सेप्ट करने का पर्पज़ ये है कि ये इंडिकेट करता है अगर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है सामने वाले के साथ, ये एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है कि आप यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, जहाँ पे आप सोच सकते हैं कि ये जहाँ पे गलती हो सकती है मेरी और मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए। और सेकंड इसमें कहते हैं कि डिस्ट्रस्ट योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इम्प्रेशन। कहते हैं आपकी जो पहली जो एक सबसे पहले हम किसी को मिलते हैं, हमारे कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो हम क्या करते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या है कि डिफेंसिव नहीं होना है, हमने कूल डाउन होकर उस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। और समझने के साथ क्या है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, अपने पर्सपेक्टिव से भी, सामने वाले के पर्सपेक्टिव से भी, और कभी भी इस चीज़ को अग्रेसिवली जो है डिफेंसिव होकर इस पर रिएक्ट नहीं करना है। थर्ड इज़ कंट्रोल योर टेम्पर। कहते हैं अपने जो टेम्पर है, अपना जो गुस्सा है, जो अपने इमोशंस हैं, उस पर कंट्रोल करके रखना है और कभी भी आउटब्रस्ट नहीं करना है और कूल काम रहना है। उसके बाद है लिसन फर्स्ट टू योर ओपोनेंट। जो सामने वाला है उसके जो विचार हैं, उसकी सोच जो है, उसको सुनना है, ध्यान से लिसन करना है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, ताकि हम इंस्टेड ऑफ कि हम अपनी फाइनली उस पर से दें, उस पर कुछ कहें या अपना कोई कमेंट पास करें, तो लेट द अदर पर्सन से एवरीथिंग अबाउट दैट टॉपिक, अबाउट दैट कंसर्न, ताकि सामने वाले को जब वो अपनी बात पूरी कर ले तब उसके बाद हमें उसके बाद कुछ एक्ट करना चाहिए, उसको रिएक्ट करना चाहिए, उस पर कमेंट देना चाहिए। इन बिटवीन हमें उसको नहीं टोकना चाहिए। लेट हिम और हर कंप्लीट हिज और हर टॉक फर्स्ट। उसके बाद क्या है, लुक फॉर एरियाज ऑफ एग्रीमेंट। कहते जब ये डिसएग्रीमेंट चल रहा होता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप डिसएग्री क्यों कर रहे हैं, ये नेचुरल है, ह्यूमन नेचर है, हम डिसएग्री करते हैं। एक परिवार में एक दो इंसान हैं, उनके आपस में डिसएग्रीमेंट हो सकता है और किसी के साथ भी किसी का डिसएग्रीमेंट हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि हमें एरिया ऑफ एग्रीमेंट्स जो हैं, जहाँ पे हम दोनों आपस में कहते हैं, जहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो एरियाज़, वो पॉइंट्स, वो कंसर्न्स हमें पहले देखने चाहिए, वो हमें कहते टेबल पे रखनी चाहिए जहाँ पे हम दोनों एग्री करते हों। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो एरिया हमारे जहाँ पे हम डिसएग्री करते हैं वहाँ पे जो है हम एक तरह से बहसबाजी में नहीं जाएंगे, बहसबाजी को अवॉइड करेंगे। और उसके बेनिफिट ये होगा कि हम जब किसी चीज़ एग्रीमेंट वाली चीज़ों पे हम ध्यान देंगे तो हम डिसएग्रीमेंट वाली जो पॉइंट्स हैं उनको जो है नेगेटिवली जो है आर्गूमेंट की तरफ जाने से उसको अवॉइड कर पाएंगे। तो इसका बेनिफिट ये होगा। बी ऑनेस्ट। यहाँ पे बी ऑनेस्ट नेक्स्ट कहते हैं कि बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट का मतलब ये है कि आप जो है दोनों पक्षों का, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों को जो पक्ष हैं उनको एक बिना किसी पार्शियलिटी के से आप दोनों को जज करिए कि कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है। आप उसमें अनबाइज्ड होके सोचने की कोशिश करिए कि ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को ही सही साबित करने के चक्कर में पड़े रहें। सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझें, उसको भी देखें, उसको भी कहते हैं उसके शूज़ में भी अपने आप को रख के देखने की कोशिश करें। उसके बाद प्रॉमिस टू थिंक ओवर योर ओपोनेंट्स आइडियाज़। कहते हैं दूसरे के जो आपका ओपोनेंट है उसके जो आइडियाज़ हैं, उसके व्यूज़ हैं, उसको भी कंसिडर करिए, उसको भी देखिए, समझिए। जैसा कि पहले बोला, उसका बेनिफिट ये होगा कि जब हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हो सकता है हम अपने एंड पे भी गलत हों, और इस तरीके से सामने वाले की भी जो सिंपैथी है हम वो गेन कर पाएंगे या कर पाते हैं जब हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट इज़ थैंक्स योर ओपोनेंट सिंसियरली फॉर देयर इंटरेस्ट।
कहते हैं आप अपने जो ओपोनेंट है उसको थैंक्स करिए उनके इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ पे डिसएग्री कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सामने वाला आपको जो है आपका दुश्मन है या आपको अच्छा नहीं लगता है या आपको लाइक नहीं करता है। हो सकता है वो आपके भले की बात कर रहा हो, आपके फ़ायदे की बात कर रहा हो। वो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए और उसका थैंक्स करना चाहिए कि वो इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है, और उसको एक जेन्युइनली तरीके से उसको वैल्यूएट करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी फेवर में भी हो सकता है। फाइनली इज़ पोस्टपोन एक्शन टू गिव बोथ साइड्स टू थिंक अबाउट थ्रू द प्रॉब्लम। फाइनली जो है कहते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी डिसएग्रीमेंट को जो है दोनों पार्टीज़ में, उसको फाइनली कंक्लूड करने से पहले जो है दोनों पार्टीज़ के जो व्यूज़ हैं उनको अच्छे तरीके से वैल्यूएट करना है, उन दोनों के जो उनके जो फैक्ट्स एंड डाटा हैं उनको वैल्यूएट करना है, और फाइनली तब जाके उसके बाद जो है कोई कंक्लूजन पे पहुंचना है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। उसमें आप अगर टाइम लेना चाहें, आपको लगता है टाइम लगेगा, तो आप उसमें टाइम भी ले सकते हैं, 1-2 दिन का या उससे ज़्यादा। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और इसमें होगा क्या बेसिकली, अगर कहते हमें ध्यान ये रखना है कि अगर आप इस तरह के सो कॉल डिसएग्रीमेंट में अगर आप जीतते भी हैं तो उसमें आपको कितना फ़ायदा होने वाला है, और अगर आप उसके साथ डिसएग्रीमेंट में अगर बहसबाजी में पड़ते हैं तो उसको आपको क्या लॉस होगा। और फाइनली आपको ये कंक्लूड करना चाहिए देखते हुए कि अल्टीमेटली हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें जो है आपको किसी भी हालत में बहसबाजी में नहीं पड़ना है, चाहे वो डिसएग्रीमेंट आपकी फेवर में है या नहीं है आपको, क्योंकि अल्टीमेटली जो बहसबाजी का अंत जो एंड है वो आपको आपकी फेवर में नहीं जाने वाला, क्योंकि सामने वाला जो है डिफेंसिव हो जाएगा, और जो डिफेंसिव हो जाएगा तो वो कभी भी आपकी बात को नहीं मानेगा। और यहाँ पे फाइनली जो चैप्टर को क्लोज़ करने से पहले ऑथर एक और एग्जांपल देते हैं। एक जेंटलमैन ओपरा होते हैं, वो ओपरा जो होते हैं वो उनकी 50 साल की मैरिड लाइफ होती है, और उन्होंने बताया, कहते मैंने फ्रॉम लास्ट 50 ईयर्स ऑफ माई मैरिड लाइफ, हमने एक कानून या एक हमारा पर्सनल अपना एक आपस में एक कह लीजिए सॉर्ट ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई हुई थी मैंने और मैंने अपनी वाइफ में, कि जब भी हमारी लड़ाई झगड़ा होता था तो हम दोनों में से एक ही चीखता चलाता था और दूसरा जो है चुपचाप सुनता था। दोनों कभी भी हम चलाते नहीं थे, क्योंकि दोनों जब चलाते हैं तो कभी भी कोई सही नहीं होता, और कभी भी कोई कहते एक इट्स जस्ट लाइक नॉइज़ पोल्यूशन। तो कहते वो एक तरह से एक नॉनसेंस चीज़ होती है, तो हम इस चीज़ को हमेशा अवॉइड करते रहे हैं, और इसकी वजह से ही हमारी जो है मैरिड लाइफ है वो स्मूथली चलती रही है और चलती आ रही है, कि जब भी झगड़ा होता है एक बंदा अगर बोलता है तो दूसरा चुप करके सुन लेता है। तो ये यहाँ से बेसिकली ऑथर बताना क्या चाहते हैं, कंक्लूड क्या करना चाहते हैं कि यही कि हमें जो है अपनी लाइफ में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हमें कभी भी दूसरे के साथ, सामने वाले के साथ जो है बहसबाजी में नहीं पड़ना है, आर्गूमेंट में नहीं पड़ना है। दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, और उसको अंडरस्टैंड करते हुए उनको सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस देना है, उनके इमोशंस को समझना है। तब जो है आप जो है एक कह लीजिए आप दूसरों की गुड बुक्स में आ सकते हैं, और उसका आपको इन द लॉन्ग रन जो है आपको फ़ायदा होने वाला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और फाइनली कंक्लूजन ये है कि ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ आउट ऑफ एन आर्गूमेंट, कहते आर्गूमेंट को जो है, अगर आर्गूमेंट का सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि आप उसको अवॉइड करें, दैट्स इट। तो ये ऑथर फाइनली हमें कंक्लूड करते हैं कि आर्गूमेंट के रिगार्डिंग तो वो यही कहूँगा मैं कि इसको अवॉइड करें एट एनी कॉस्ट, दैट्स इट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये था हमारे थर्ड फेज़ का चैप्टर 1। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे इस बुक के फेज़ 3 का। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ हमने इस चैप्टर में से लर्निंग्स ली और डिस्कशन किया हमने, जैसे अलग अलग एग्जांपल्स के साथ। और ये जो लर्निंग है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो किसी के साथ जो बहसबाजी नहीं करनी चाहिए, दूसरों को इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हुए, उनकी भावनाओं को अंडरस्टैंड करते हुए, और उनकी जो एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस और उनकी जो ईगो को सेटिस्फाई करते हुए एक तरह से इमोशनल बॉन्डिंग बनानी चाहिए, और लोगों के साथ जो है प्यार से, प्रेम से जो है एक अपना रिलेशन अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।